कुछ करना था, मध्य प्रदेश की हर प्रकार से मदद की। और अगर आप श्री शिवराज सिंह जी से, मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे तो वो इस बात की गवाही देंगे कि यूपीए सरकार ने कभी मध्य प्रदेश के साथ भेदभाव से काम नहीं लिया। तो यही स्पिरिट है जो सेंटर स्टेट रिलेशन में होनी चाहिए। और मेरी ये कोशिश थी कि हर एक स्टेट की, चाहे वो अपोजिशन की स्टेट हो या दूसरे राज्यों की सरकारें हों, उनको हर प्रकार का सहयोग मिलना चाहिए। आज देश में साढ़े 4 साल हुए बीजेपी की सरकार आई। अब तकरीबन 5-6 महीने ही रह गए हैं इस सरकार के। मुझे ये कहते हुए कोई शर्म नहीं आती कि इस सरकार ने जिस प्रकार से देश की सरकार को चलाया है, उससे जो देशवासियों की जो मंगें थीं, जो वादे उन्होंने किए थे, वो पूरा करने में पूरी तरह नाकाम हुए हैं। आज तकरीबन हर एक प्रांत में, हर एक राज्य में 3-4 मुद्दे हैं जो मध्य प्रदेश की जनता को भी हमेशा सामने आते रहे हैं और आ रहे हैं। एक तो सबसे पहले मुद्दा है किसानों की दुर्दशा। उनको उनकी फसल के उचित दाम नहीं मिलते। किसान कर्ज के बोझ के नीचे दबे जा रहे हैं और इससे किसानों में खुदकशी जैसी वारदात बड़ी तेज़ी से देश भर में हो रही हैं और मध्य प्रदेश में तो ये सबसे ज़्यादा है। दूसरी बात जो जनता के सामने आ रही है और इसका जवाब मोदी सरकार या जो प्रांत में उनकी सरकारें हैं उनको देना होगा कि क्या उन्होंने देश के नौजवानों के लिए रोज़गार मुहैया कराने के जो वादे किए थे, क्या वो पूरा कर सके हैं या ना। 2014 में जब मोदी जी इलेक्शन कैंपेन में जा रहे थे तो उन्होंने देश की जनता से वादा किया था कि वो तकरीबन 2 करोड़ जॉब्स हर साल मुहैया करेंगे। लेकिन हकीकत तो ये है कि ये एक पाइप ड्रीम रह गया, ये एक जुमला बन के रह गया। इसको आगे बढ़ाने के लिए या इस पे कोई ठोस काम करने के लिए कुछ भी नहीं हो सका। तीसरी बात जो जनता के सामने आ रही है वो है हमारी विशाल नेशनल इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग। अभी आप सीबीआई के बारे में आप सब जानते हैं, मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए मैं इस पे कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन ये हालत क्यों इतनी ख़राब हुई? मोदी सरकार वादे करके आई थी कि हम करप्शन के खिलाफ भरपूर लड़ाई करेंगे, लेकिन अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में व्यापन जैसा महान घोटाला हुआ, तकरीबन 50 से ज़्यादा आदमियों की मृत्यु हुई। और इसी तरह राफेल जैसे मामले में जहाँ पे देश की जनता को बहुत शक और शुबा है और इस बात की जनता तमाम तबकों से, अपोजिशन के तमाम पार्टीज की तरफ से ये मांग कर रही है कि कम से कम इसके लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सरकार लाने के लिए मान जाए। लेकिन मोदी सरकार
इसके लिए भी तैयार नहीं होती। इससे पता लगता है कि कुछ इसमें दाल में काला काला है, जिसकी वजह से सरकार अपने आप को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने जाके उस पर कुछ टिप्पणी करने की इजाज़त नहीं देते। तो ये 3-4 मुद्दे जो मैंने कहे हैं, ये देश भर में जनता में इन पे रोष है सरकार की नीतियों से, और इसी तरह मध्य प्रदेश में भी ये तकरीबन यही हालत है। मैं चाहूँगा कि मैं आपके सामने एक रिटन स्टेटमेंट पढ़ दूँ, जिससे पता चलेगा कि हमारी क्या विचार है देश और मध्य प्रदेश की डेवलपमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश is the heart of India. The roots of the Congress Party and its inseparable bonds with its people date back to the days of the national movement. Flag Satyagraha of Jabalpur in 1923, Salt Satyagraha of 1930 in Jabalpur, and Jungle Satyagraha, Bethel 1930, led by Mahatma Gandhi for our tribal brothers and sisters, are the notable movements launched and led by the Congress Party. The Congress Party will always remain in the hearts of the people of Madhya Pradesh. Friends, our nation is going through extremely challenging times since the last 4.5 years. Farmers' distress is all pervading. The youth are suffering from acute joblessness. The common man is suffering from rising prices, especially prices of petrol and diesel. National security is in peril. Our women are unsafe, marginalized, and weaker sections are facing widespread persecution. Unwitting and ill-conceived decisions of demonetization and a flawed GST coupled with tax terrorism have dealt a body blow to both organized and unorganized sectors. Farmers, traders, small industrialists are all unhappy. Small, medium and micro enterprises are reeling under the adverse and painful effects of the double whammy of demonetization and the GST. Modi Sarkar seeks to build a false narrative, a day to justify demonetization disaster by inventing new arguments from time to time. But the plain truth and stark reality is that demonetization was a monumental failure of epic proportions implemented by the Modi government. None of the stated objectives of demonetization have been achieved. Neither was rupees 3 lakh crore of black money confiscated as claimed before the Supreme Court on 10th November 2016, nor was fake currency check stated objectives of ending terrorism and Naxalism have also totally floundered. Demonetization was a deliberate and designed attack on the savings of small and medium businesses, farmers and housewives. In fact, multiple revelations have only exposed how demonetization was only a dubious scheme to convert black money to white, even as over 120 poor people lost their lives standing in the queues before the banks, and a parallel market to convert old notes into new notes flourished under the watch of Modi government. Ladies and gentlemen, the promise made by Modi ji
in 2014 election to bring back billions of dollars of Indian black money lying in Swiss banks has turned out to be a hollow promise. So also is the case with his promise to deposit rupees 15 lakhs in the accounts of every Indian. Where are the jobs? Friends, creation of 2 crore jobs per annum for the youth promised by Modi ji in 2014 turns out to be a pipe dream mooted by the Modi government. The only reliable data is the quarterly survey of the Labour Bureau. Those numbers reveal that only a few thousand jobs are being created or have been created every quarter. That is a far cry from the 2 crore jobs a year that were promised as part of Achhe Din. Why has the Labour Bureau survey for October-December not been released? People would like to know. As an example, in Madhya Pradesh, 81,000 youths with MBAs, LLBs, BE, PhD applied for 730 PM's post in February 9, 2018. That's one indicator of the severity of the crisis of joblessness in Madhya Pradesh. Over a 14-year period in Madhya Pradesh, BJP failed at creating any substantial new jobs. On average, and this is official data, only 17,600 jobs were created every year. Maximum number of people in India who ended their lives due to unemployment belong to BJP-ruled Madhya Pradesh. Between 2005 and 2015, there has been a 2,000 increase in suicide cases in Madhya Pradesh due to unemployment. In the absence of opportunities for gainful employment, young people are forced to take up low-paying, poor-quality, unsatisfying jobs. Friends, in the last few months, we have witnessed how the credibility of our institutions like Parliament, CBI, and other national institutions has been systematically denigrated. A careful, well thought out, and a calibrated effort is being made by the powers that be to weaken these institutions. Democracy and rule of law are under attack. We have to fight this onslaught on our institution, otherwise history shall never forgive our present generation. The government came to power on the promises to usher transparency and fight against corruption. A few months are left for its term to end, but we have only witnessed corruption peaking under Modi government. The acts of omission and commission in Rafale deal need thorough investigation as demanded by all opposition parties by a joint parliamentary committee. The weapons scam has marred the future of over 70 lakh young men and women, in which over 50 people have lost their lives. The e-tender scam involves large-scale manipulation in government bids to favor a few select private companies. The BJP government has allowed the river Narmada, one of the holiest rivers in our country, to be plundered by the sand mafia. Whether it is the onion purchase scam or the dal purchase scam or the agriculture pump subsidy scam, proper investigation and accountability are the first casualty in Madhya Pradesh. Friends, farmers are in great pain all over India, including in Madhya Pradesh.
Madhya Pradesh has a very high incidence of farmer suicide. A farmer commits suicide every 5 hours in this state. Between 2004 and 2016, Madhya Pradesh saw nearly 17,000 farmer suicides. What can be more painful than the fact that in Raisen, farmers were killed using AK-47 guns by the BJP government. The merciless killing of half a dozen farmers in police firing in Mandsaur is fresh in the nation's memory. Yet no relief from found death has even been considered. Stark reality is that the farmers in Madhya Pradesh have not received even minimum support prices for their produce, be it soybean, groundnut, arhar, urad or other crops. The GST on fertilizers, pesticides and agricultural equipment, besides the runaway prices of fertilizers including DAP and potash, have imposed intolerable burden on farmers. The much touted Pavantar Bhugtan Yojana has flopped miserably in Madhya Pradesh. Ladies and gentlemen, since the implementation of the Fasal Bima Yojana, the crop insurance scheme, the number of farmers covered by crop insurance has gone up only by 0.42% as premiums paid to insurance companies have increased by 350%. Only 1 year after its implementation, 85 lakh farmers dropped out of this scheme. Madhya Pradesh faced a drought last year. Farmers in Sehol, the CM's home district, received compensation ranging from no more than rupees 4.70 to rupees 194 of the nearly 69 lakh farmers enrolled with PMFIBY in the state. Only 16 lakh benefited. Progress can only be truly measured, ladies and gentlemen, by the state of well-being of our women, children, Adivasis, and the health parameters of the nation. NCRB data reflects monstrous attacks on the girl child and women in Madhya Pradesh in terms of gruesome incident of rape and kidnapping. There is very high incidence of crime against children, and the number of missing children is a source of great concern. 48 lakh children suffer from malnutrition as per the National Family Health Survey for 2016. Infant mortality rates are at an unacceptably high level. Over 90,000 children in Madhya Pradesh do not even live to celebrate their first birthday. This is from the sample registration survey of the Government of India, September 2017. Ladies and gentlemen, health parameter, health infrastructure in Madhya Pradesh is in shambles. Madhya Pradesh ranks at 17th position out of the 21st big states for healthcare services. The per capita expenditure on health is mere 716 rupees. Out of 1117 sanctioned posts of doctors in primary health centers, 817 posts are lying vacant. Out of 1,236 sanctioned posts of maternity, gynae, child specialists, 1,056 are lying vacant. Our Adivasi brothers and sisters are in distress. The Madhya Pradesh government has rejected 3,63,424 Adivasi Patta claim
as reported by the Tribal Affairs Ministry of the Government of India. Minimum support price of forest produce is not sufficiently remunerated. Friend, both Madhya Pradesh and India now stand at crossroads. After decades, the time has come for the intelligent and enterprising people of Madhya Pradesh to once again repose their faith in the Congress party, which will work together with them to take the state to new heights and the future its people deserve. Jai Hind. शुक्रिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, दो इससे पहले के सवाल लें। दो दरख्वास्त ये हैं कि हिंदी और अंग्रेज़ी प्रतिलिपि डॉक्टर साहब की स्टेटमेंट की मेरे सहयोगी जो आपके पास बैठे हैं प्रवक्ता, वो इस पत्रकार वार्ता के बाद आपको देंगे और इसकी सॉफ्ट कॉपीज़ हम आपकी ईमेल्स पर भेज देंगे। एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की तरफ से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से अनुरोध और है, पत्रकार वार्ता ख़त्म होने के बाद जो आपके दाएं हाथ को हॉल है वहाँ डॉक्टर साहब की ओर से और पीसीसी की ओर से एक आपको सादर हाथ जोड़कर प्रीति भोज के लिए भी अनुरोध है। अब मैं एक एक करके आपसे प्रश्न लूँगा। मैं राजेश राठौड़, प्रभात किरण अखबार इंदौर से। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर कि जो देश आर्थिक आपातकाल की तरफ है या जो देश आर्थिक डेंजर जोन में चला गया है, उसको निकालने के लिए एक अर्थशास्त्री की नज़र से आपके पास क्या सुझाव है? क्वेश्चन बड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि देश में इन्वेस्टमेंट रेट, ख़ास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को बहुत तेज़ी से बढ़ाया जाए। साथ ही साथ नेशनल सेविंग्स रेट जो हमारी सरकार के समय में 35-36% तक पहुंच गया था, उसे अब वो सिर्फ 28% पे आ गिरा है। तो अगर इन्वेस्टमेंट को बढ़ोतरी देनी है, साथ ही साथ कोशिश करनी चाहिए कि नेशनल सेविंग्स को हर तरह से इनकरेज किया जाए, तो ये ज़रूर पॉसिबल है कि हम हमारे देश के सामने जो तस्वीर रखी जाती है कि हम 10% पर जीडीपी ग्रोथ चाहते हैं, वो ज़रूर मुमकिन है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी की जाए, ख़ास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर में, और साथ ही साथ हर प्रकार से ये कोशिश की जाए कि हमारे देश में सेविंग्स जो है वो उनमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। शुक्रिया। पीछे विवेक सेठ साहब जो हैं, कृपया माइक उन्हें दे दीजिए। समाचार पब्लिक इंदौर समाचार। पेपर्स को एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से 0 कैटेगरी में ला दिया गया है। वो लोग जीएसटी रिफंड नहीं ले पा रहे हैं। क्या देश की आने वाले समय में कांग्रेस मीडिया इंडस्ट्री और खासकर न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के लिए कोई वादा लेकर आएगी? मीडिया बड़े फले फूले ये तमाम हिंदुस्तानियों की मंशा है, और इसके लिए जो कुछ भी किया जाना चाहे, अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है 2019 में, तो हम इस पे ज़रूर अमल करेंगे। गौरव शर्मा जी फ्रॉम भास्कर। नमस्ते, मैं गौरव शर्मा हूँ, दैनिक भास्कर से। मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल है, नोटबंदी का फैसला क्या सही था मोदी जी का? दूसरा जीएसटी को लेकर। और दूसरा सवाल था, आपके ऊपर हमेशा एक आरोप लगता है कि 10 साल आप सरकार में रहे, वो सरकार पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल से चलती है, तो क्या ऐसा उस समय कुछ था? रिमोट सरकार
से चलने की जो बात है ये बिल्कुल गलत है। मतलब ये है कि कांग्रेस सरकार ऐसे तरीके से चलाई जाती थी कि पार्टी और सरकार दोनों एक ही स्टेज पे काम करें। जो मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार की सफलता की यही बड़ी वजह थी कि सरकार और पार्टी में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं था। Sir, the second question was whether the decision of Notbandi and GST was a correct one. Actually, that was his first question. I have answered this first question in Parliament that demonetization was an act of organized loot and legalized plunder. That can tell you what my views on the demonetization were. As far as the GST is concerned, our government was also committed to bringing a GST, but the hasty manner in which the BJP government launched the GST without taking adequate precaution, this has created burdens on the small and medium businessmen in a manner that the Indian industry is thoroughly unhappy. It is because of haste in which the GST was implemented, there has been every second week the rates are modified, every second week the rules of procedure are modified, and small businessmen find it very difficult to cope with the number of procedural papers and returns that they have to submit every month. And with these problems before the public, a future Congress government would make every effort to simplify the GST, and as far as the demonetization is concerned, it is a done act. We cannot do anything to bring back the sufferings of the people. So the only solution is that the people of this country should take every step to get rid of a government which brought us on disastrous path. थैंक यू सर। राजा शर्मा जी दाएं हाथ को। सर मैं आऊँगा, मैं एक एक करके लिखते जा रहा हूँ। सर नमस्कार, मैं राजा शर्मा हूँ CNBC से। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हेलो सर, नमस्कार, मैं सब राजा शर्मा फ्रॉम CNBC। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि राहुल गांधी की भाषा में GST गब्बर सिंह टैक्स है, मेक इन इंडिया का लॉ इन मोदी जी का बब्बर शेयर है। ये दोनों कहाँ चले गए? बब्बर शेयर आपकी नज़रों में कहाँ है जो मेक इन इंडिया देश में इन्वेस्टमेंट कॉल करने की बात की जा रही थी? अभी आपने मित्र के सवाल में जवाब दिया कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। ये बब्बर शेयर कहाँ चले गया? मेक इन इंडिया के रूप में लाया गया था। एज ए इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, हाउ यू आर लुकिंग, वेयर इज मेक इन इंडिया? क्या किस किस लेवल पे मेक इन इंडिया एग्जीक्यूट हो चुका है? सर इसी से जुड़ा आपने रिटर्न स्टेटमेंट में कहा कि मध्य प्रदेश की किसानों की स्थिति ठीक नहीं है। आपकी सरकार ने 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को कृषि कमर ने अवार्ड दिया, बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड फॉर इस एग्रो रेट्स नियर अबाउट 24%। प्लीज़। जहाँ पे अवार्ड देने की बात है, UPA government never interfered with the processes of ranking states, and therefore there is no question of our. That only shows that we did not take a partisan view of the performance of different states. Whichever state did better, whether it's a BJP-led state or non-BJP-led state, we let the public to know what to consider the truth. So therefore, as far as the ranking of states is concerned, this is all that I have to say. what about Make in India?
I do believe that manufacturing is very important to get this country moving again on the high growth path. But the way the Modi government has gone, Make in India has turned out to be again a jumla. There has been too much of emphasis on what is published by the World Bank in their surveys of what is the ease of business, doing business. Now, what the IMF or the World Bank bring out is what talking to people in 3 or 4 cities, and they do not catch the complexity of the economy, the difficulties that the people face, and the difficulties particularly faced by the informal sector. Informal sector is 40% of India's GDP and industrial problem, and that is being neglected by the Modi government, and unless and until more efforts are made to provide succor to the small and medium enterprises, the Make in India promise will turn out to be a hollow promise. Thank you, sir. May I now go this side again to Shri Harshvardhan of the PTI. Can somebody pass on the mic on this side? And before you take the question, sir, I just want to point out, राजा जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जहाँ तक कृषि क्रमण अवार्ड का प्रश्न है, वो पूरे तथ्य और आंकड़े जिनके आधार पर भ्रमित करने का प्रयास मुख्यमंत्री जी द्वारा और सरकार द्वारा किया गया था, वो भी हमने पटल पर रखे हैं, जिसका आज तक मुख्यमंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। पर मैं आज डॉक्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे विवाद का विषय नहीं बनाना चाहता। आदरणीय मित्र, सर, अभी जिस किस्म से आरबीआई और सरकार के बीच में मतभेद सामने आए, एक टसल की स्थिति थी, आप भी गवर्नर रहे हैं आरबीआई के, तो आरबीआई की जो ताकत है वो कितनी कम हो गई है इस सरकार में, क्या सोचते हैं आप? देखिए, मैं रिजर्व बैंक का गवर्नर रह चुका हूँ और फाइनेंस मिनिस्ट्री और रिजर्व बैंक का जो रिश्ता है वो बहुत डेलिकेट रिश्ता है और दोनों को मिल के काम करना होगा। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रनिंग दिस कंट्री इज दैट ऑफ द गवर्नमेंट, बट स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर गिवन बाय the Reserve Bank of India Act to the governor and his colleagues, and the important thing is that both the government and the Reserve Bank should recognize the interdependence of the two entities and work in harmony. And I'm happy that after a lot of doubts about the relationship, efforts are being made to bring about a reconciliation between the two, and in the interest of the country, I sincerely hope that both the entities, the government and the Reserve Bank, would recognize the need to work in harmony with each other. महेंद्र सोमगरा जी, आप काफ़ी देर से कह रहे थे, मैं आई विल कम टू एवरीबडी वन बाय वन, मैं नाम नोट करते जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि डॉक्टर साहब ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रश्न ले सकें। धन्यवाद। सर, माई सेल्फ महेंद्र सिंह, आई एम द एडिटर ऑफ द MP न्यूज़ चैनल। मेरा सवाल यह है कि मोदी गवर्नमेंट ने जो भी 2 रेवोल्यूशनरी डिसीजंस लिए हैं वो दोनों इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। पहला था डिमोनेटाइजेशन और दूसरा था GST को अप्लाई करना। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर अपने हर स्टेटमेंट में आपके हर डिसीजन को चैलेंज करते हैं, तो क्या आज आप एक्स प्राइम मिनिस्टर होने के नाते मोदी जी को कोई चैलेंज देना चाहेंगे जो राइट नाउ उन्होंने डिसीजंस लिए हैं उसको लेकर? I don't want to use a press conference to throw any challenge to Modi ji. I think that task will be accomplished by the people of this country when the election results are declared for 2019.
बिल्कुल अगर साथ में दे सकें महेंद्र बापना साहब। आदरणीय डॉक्टर साहब, देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, नमो हैं, आप ममो हैं। क्या कारण रहा कि पूरे देश पे हुकूमत करने वाली कांग्रेस आज सिर्फ 2 स्टेट में सिमट गई, और आने वाले समय में क्या लगता है आपको कि कांग्रेस के 3 अब अच्छे आएंगे? Well, the Congress party does feel and does face problems. Those problems, particularly what happened in the 2014 election, the ability of the opposition to mislead the media and through the media the public at large about so-called corruption in the UPA regime. I think there is no doubt that we were not able to carry conviction with the public in conveying our point of view in 2014. But since then, people have seen the promises made by Modi ji in 2014 and the actual results, and I have mentioned some of these in my opening statement. I think the people now recognize that large number of promises made by the BJP government turned out to be hollow promises, and in fact what is touted as the number of schemes floated by the Modi government in fact are nothing else but lipapochi on the Congress launched scheme. People are now recognizing that, and social media also, I think, is now waking up to its responsibility of telling the truth before the public. इस तरफ अगर दोबारा आ जाएं, मेरे साथी हैं नितेश पाल जी, वो काफ़ी देर से इंतज़ार में हैं। I'll keep coming sir both sides. अध्यक्ष जी बैठे हैं पीछे, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर, मैं नितेश पाल हूँ, राजस्थान पत्रिका से। सर, अभी आरबीआई का जो मसला हुआ, उस टाइम पे देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी का कहना था कि देश के जो आरबीआई के पास में जो अभी रिजर्व बैंक का जो रिजर्व खजाना है वो काफ़ी ज़्यादा है, ये पैसा जरूरत से ज़्यादा है, इसको ये पॉलिसी जो है वो बहुत पुरानी है, इसको रिव्यू करने का टाइम आ गया है और रिजर्व बैंक के खजाने का उपयोग जनता के लिए किया जाए, न कि रिजर्व बैंक अपने पास रखे। क्या इसे सही मानते हैं या ये मोदी सरकार की एक और गलती होगी? देखिए, these reserves that the Reserve Bank should have, or the surplus reserves that the government desires should be transferred to the government. This is a complicated, highly technical question, and this question has arisen not for the first time now. In 2013-14 also, this matter was raised between the government through the Ministry of Finance and the Reserve Bank, and the decision was made that a committee under Mr. Malegaon, a very famous chartered accountant, should be appointed to give its advice on this complicated matter. And I am told that as a subsequent event, the Reserve Bank has been transferring most of the surplus reserves to the government since 2013-14. That is also stated by Shri Madhu, the former governor of the Reserve Bank, as well as by the former finance minister Shri P. Chidambaram. I would say that this is not a static thing. Reserves can rise, reserves can fall. The need for reserves can increase or can decrease
also depending upon the risks that our economy faces. So these are questions, these are complicated questions, and the best way to resolve these complicated questions is through an expert advice, and I am confident that ultimately this will be the path that both the government and the Reserve Bank would agree upon. हमारी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बैठे हैं और वरिष्ठ साथी प्रवीण खारेवार साहब, मैं उन्हें अनुरोध करूंगा। सर एक बार ये ले लीजिए। नमस्कार। संसद की एक समिति जिसके वीरप्पा मोइली अध्यक्ष हैं, स्थायी समिति, उसमें सरकार ने पहली बार कल माना है कि कृषि विभाग की रिपोर्ट जो समिति को सौंपी गई है उसमें सरकार ने पहली बार माना है कि नोटबंदी का जो मसला रहा है उसका बुरा असर किसानों पर पड़ा है। आप भी उस समिति के सदस्य हैं, 31 लोगों की समिति है, इस बारे में कुछ विस्तार से आप बता पाएंगे? देखिए, अखबारों में ऐसी खबरें आज आई हैं, लेकिन मैं कमेटी का मेंबर होते हुए इस बात पे कोई और कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि कमेटी की मेंबरशिप से इस बात के लिए वादा लिया जाता है कि जब तक कमेटी की रिपोर्ट किसी विषय पर ना आ जाए, उसके सामने जो मसले लाए जाते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन दी जाती हैं, उन पे कोई मेंबर पब्लिक में बयानबाजी ना करे। तो इसलिए आप क्षमा करेंगे, मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहता होगा। बंसल न्यूज़ से वसीम जी। सर मैं आता हूँ आपके पास। संपादक जी को मैंने देख लिया है, पीछे बैठे हैं। आई विल कम टू यू ऑल्सो। सर मैं वसीम अहमद, बंसल न्यूज़ से। चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी की तुलना आपसे करती थी बीजेपी की, पीएम ऐसा होना चाहिए। चुनाव के बाद अब कांग्रेस कहती है कि पीएम आपके जैसा होना चाहिए था। बहरहाल मेरा सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी जी के व्यायाम स्टाइल को, लाइफ स्टाइल को देखकर, उनकी बयानबाजी को सुनकर आपको लगता है कि क्या ये प्रधानमंत्री पद के डेकोरम को मेंटेन कर रहे हैं, या कहीं प्रधानमंत्री पद की गरिमा को आप कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी जी के रूप में? कोई संदेश उनके लिए, सलाह? मेरा ये रिस्पेक्टफुल व्यू है कि मोदी जी प्रधानमंत्री के पद का ठीक इस्तेमाल नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री को ये नहीं शोभा देता कि वो गाली गलौज पब्लिक में अपोजिशन लीडर्स पे करें, ख़ास तौर पे जब दूसरी स्टेट, कांग्रेस रूल स्टेट में या नॉन बीजेपी स्टेट में जाते हैं तो खूब बरसते हैं आप उन सरकारों पर। ये प्रधानमंत्री को ये उचित, ये लिए ये उचित बात नहीं है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँ। लोकेश सोलंकी जी फ्रॉम नई दुनिया। संपादक जी मैंने देख लिया, पीछे आपने कई बार हाथ खड़ा किया है। मैं आऊँगा, कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी सवाल हो सकें सीमित समय में। हेलो, नमस्कार सर, लोकेश, नई दुनिया दैनिक जागरण से। मैं जानना चाह रहा हूँ। हेलो सर, सर इधर। नमस्कार सर, अक्टूबर में सरकार ने आंकड़ा जारी किया, जीएसटी का रेवेन्यू 1 लाख करोड़ के क्रॉस कर गया है। क्या इसके बाद भी आप मानते हैं कि जीएसटी फेल रहा है? और क्या रेवेन्यू का आंकड़ा जो 1 लाख करोड़ के क्रॉस हुआ है तो उसे आप अपनी इकोनॉमी के हिसाब से नाकाफी मानते हैं? जीएसटी का रेवेन्यू देखिए, जीएसटी इस साल भी अक्टूबर तक जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, इस फिस्कल ईयर में 50,000 रुपये का शॉर्टफॉल है। नो कितना रेवेन्यू होना चाहिए, ये तो एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, जिसके लिए मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। साथ ही जो लोग सरकार में नहीं हैं उनके लिए इस बात पे टिप्पणी करना ये आसान नहीं है। विमेंस प्रेस क्लब की अध्यक्षा बैठी हैं। मैं संपादक जी के पास जाऊं, पहले मैं फिर गुस्ताखी कर रहा हूं। पहले
शीतल राय जी। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस हमेशा गांधीवाद की बात करती है, वहीं अगर देखा जाए तो उनके जो पुराने उनके जो पूर्वज नेता रहे हैं जैसे सरदार पटेल हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, तो उनकी विरासत क्यों नहीं संभाल पाई, जिसका भी ताज़ा उदाहरण रहा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस देश के महान नेताओं में से हैं और उनकी जितनी भी इज्जत की जाए वो कम है। लेकिन ये कहना कि कांग्रेस इन नेताओं का सम्मान नहीं करती, ये भी ठीक नहीं होगा। अमित मंडलोई साहब, संपादक जो हैं पत्रिका से पीछे, माफी चाहूँगा, आप सबसे पहले आपने हाथ खड़ा किया था। बहुत सारे साथी हैं तो धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ। कोई इशू नहीं सर, कोई इशू नहीं सर। मैं आऊँगा सर। मसला ये है, ज़्यादातर अर्थशास्त्री जो हैं वो लोन वेयर या जो सब्सिडीज़ हैं उनके खिलाफ होते हैं। अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस सबसे बड़ा इशू जो है कह रही है कि जैसे ही सरकार बनेगी 10 दिन में हम किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे। दूसरी तरफ सरकार कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पूरा खजाना खाली कर दिया है। अब ये दोनों चीज़ें कैसे हो पाएंगी, प्लीज़ थोड़ा गाइड करें। देखिए, जहाँ तक सब्सिडीज़ का रोल है, ये मानना पड़ेगा कि जिस देश में इतनी गरीबी है उसमें ये कहना कि सब्सिडी बिल्कुल ही नहीं दी जानी चाहिए, ये तो उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ एवरी गुड थिंग मस्ट बी डन विद इन द लिमिट्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी। सो जितनी सब्सिडीज़ देनी चाहिए उनका मेयार देश की जितनी ताकत है उनको संभलने के लिए उस दायरे में रहते हुए सब्सिडीज देनी चाहिए। और ये जनरल रूल मैं कह रहा हूँ कि हमारी सरकार जब सत्ता में थी तो हमने भी यूपीए सरकार ने भी किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया था। लेकिन उस वक्त देश की आर्थिक हालत इतनी मजबूत थी कि इससे किसानों को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन आम बजट पे कोई उसका बुरा असर नहीं पड़ा। तो अगर सब्सिडी देनी है, और मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे गरीब तबके के लिए सब्सिडी की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, लेकिन उनका जो मेयार है, उनकी जो लिमिट है, दैट शुड बी डिटर्मिन्ड बाय द टोटल वायबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ फाइनेंसिंग। संजय गुप्ता जी इधर। सर मेरे पास नोट है आपका भी और आपका भी, तिवाड़ी जी का भी, उधर राजे जी का भी, इधर हमारे नौजवान साथी का भी, और एनडीटीवी से हमारे साथी हैं उनका भी। नमस्कार सर, मैं संजय गुप्ता, दैनिक भास्कर ग्रुप से। सर मैं एक सवाल, आप राहुल जी यहाँ आए थे तब भी उन्होंने बोला था कि जीएसटी को हम रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, रीडिजाइन करेंगे, जीएसटी सही तरीके से लागू नहीं किया गया। तो ये लेकिन ये बात नहीं आई कि जीएसटी को रीस्ट्रक्चरिंग या रीडिजाइन की बात है, वो किस तरह से होगी? क्या रिटर्न आप क्वार्टरली कर देंगे? क्या जीएसटी की स्लैब कम कर देंगे? क्या आपका रोड मैप क्या है जीएसटी को लेकर? देखिए ये तो कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, इसका मेरे पास ठोस जवाब तो है नहीं। क्या होना चाहिए जीएसटी का शेप, वो तो डिटेल्ड एक्सपर्टीज उसके लिए लगनी चाहिए। प्रधान फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो एक्सपर्टीज़ है उसका एडवांटेज लेना चाहिए। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाहर इंडस्ट्री और ट्रेड का व्यू है उनको भी साथ ही लेकर चलना होगा। मैं देखता हूँ फॉर एग्जांपल स्मॉल स्केल traders and small scale industrialists are very unhappy, particularly those who have interstate trading. They find it very difficult to cope with sudden change in rules of procedure
or sudden change in rate, particularly if they are trading between or supplying goods from one state to another. And the only beneficiaries of this complicated system of GST are the chartered accountants and the legal fraternity people. I sincerely hope that the future Congress government would revisit the GST structure and try to find ways and means in which the small business and small traders would feel some sense of relief. दिव्या राजे जी उधर से उन्होंने हाथ खड़ा किया था अभी. Yes, she is being. I want to know, in your last press conference as a Prime Minister, you said that if Narendra Modi becomes the Prime Minister, it will be a disaster for the country. 4.5 years down the lane, what do you have to say about this now? Is it a disaster or is it not a disaster? Well, I now recognize that I used a harsh word in 2014 which I should not have used. I don't want to repeat it, but I think the time is not far off when the public at large would have a chance to pronounce itself on the efficacy or otherwise of the policies which have been put in place by the Modi government. Beyond that, I wouldn't like to comment on what I said in 2014. Atiq Azad ji from KNI here. Sir, I have it noted. I will try also. I think we've taken over 24 questions. सर, कांग्रेस कहती है बीजेपी झूठ बोल रही है, बार बार बोल रही है, जोर जोर से बोल रही है, तो कांग्रेस सच कब बताएगी कि 70 साल में उन्होंने क्या किया? क्या पब्लिक तक ये मैसेज पहुंचाने में नाकाम रही है कांग्रेस कि उन्होंने क्या किया? 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया इसके बारे में तो कोई भी ऑब्जेक्टिव तौर पर अगर इस बात पे विचार करेगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत ठोस काम हुए, देश की एकता और अखंडता को कायम रखा, देश की आर्थिक हालत में सुधार लाया, जिससे कि पिछले 10 सालों में 2004 to 2014 the national income of the country had increased at the average rate of 8% per annum. This is a record. People below the poverty line in these 10 years fell by 140 million. The number of villages electrified was more than 5 lakhs. Only 18,500 villages were left unelectrified when the Modi government came into power. Now advertising the attempts of the Modi government to bring electricity to these 18,500 villages should be compared with the electrification effort attempted by the Congress government, which resulted in the electrification of nearly 5 lakhs villages during the past Congress period. मुकेश तिवारी जी, मैं माफ़ी चाहूँगा, आप भी बहुत देर से कुछ साथियों की तरह. सर, मैं मुकेश तिवारी हूँ, घमासान.com से एडिटर हूँ. मेरा सवाल ये है कि राम मंदिर का मुद्दा फिर गरमाया हुआ है. सरकार उसमें घुटने टेकने की स्थिति में, सरकार में जो भागीदार है शिवसेना, उसने ऐलान किया है कि वो मंदिर वहाँ बनाएगी और कल 24 तारीख को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे वहाँ जा रहे हैं. तो कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस राम मंदिर निर्माण क्या कहना चाहिए? कांग्रेस की पॉलिसी यही है कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के रूल में जनता के सामने आए उसे सबको स्वीकार करना चाहिए.